एपिसोड 34। बहुत बड़ी गलती। हे भगवान, मुझे उठने में फिर से देरी हो गई। सुबह लाली की आंखें खुली तो उसने सीधे सामने लगी घड़ी में टाइम देखा और वो एकदम से चीखती है। उसकी चीख सुनकर मारिया अपने कमरे से भागती हुई आई। कि क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? लाली ने रुआसी नजरों से घड़ी की तरफ देखा और बोली, मारिया 10 बज गए और मैं अब उठी हूँ। सुचोय साहब तो मुझे अपनी नजरों से ही भस्म कर देंगे। पहला दिन और मैं फिर से लेट पहुंचूंगी। आपने भी जगाया नहीं मुझे। उसे इस तरह परेशान देखकर मारिया ने हंसते हुए कहा, अरे आप इतना परेशान न हो मैम, आप बिल्कुल टाइम पर जगी हैं। ये घड़ी तो रात से ही बंद पड़ी है, शायद बैटरी खत्म हो गई है इसकी। मारिया की बात सुनकर जैसे लाली की जान में जान आई। उसने एक ठंडी सांस भरी और उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, मेरी तो जान ही निकल गई थी मारिया। उसकी मासूमियत पर मारिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे गौर करने वाली बात यह है कि आप सुजॉय सर से कुछ ज्यादा नहीं डरती। मेरा मतलब है, सर इतने सख्त लगते तो नहीं। लाली ने दरवाजे के पास से मुड़ते हुए कहा, शायद आपका ज्यादा पाला नहीं पड़ा होगा उनसे, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं, वरना वो आदमी, बाप रे बाप। उसने कहते हुए अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और अंदर चली गई, जबकि मारिया के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान बिखर गई थी। इतने कम दिनों में ही ये भोली भाली सी लड़की से उसे एक अजीब सा गहरा लगाव होता जा रहा था। उसकी मासूमियत और दुनिया के छल कपट से अलग बातें बरबस ही उसकी तरफ किसी का भी ध्यान खींच लेने वाली थीं। लाली के कमरे से बाहर आकर वो किचन में आ गई थी। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता प्रिपेयर करके उसने टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा भी दिया था। तब तक लाली नहाकर वापस आ चुकी थी। उसने अपने कमरे से मारिया को आवाज दी ताकि वो उसके लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट कर सके। जब वो कमरे में पहुंची तो लाली बेदिंग गाउन में लिपटी कंफ्यूज सी वार्डरोब के सामने खड़ी थी। मारिया ने उसे एक प्यारा सा मगर सिंपल वर्क वाला लॉन्ग फ्रॉक सिलेक्ट करके दिया और बोली, आप ये पहन लीजिए, बाकी वहां जाकर तो फिर गाने वाला कॉस्ट्यूम चेंज करना ही पड़ेगा। मैं बाकी की तैयारियां देखती हूँ, आप चेंज करके ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ जाइए, शायद सैम भी अभी आता ही होगा। अभी वो कह ही रही थी कि बाहर से सैम की आवाज आई, आता होगा नहीं, आ गया है। कहकर वो वहीं डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। तब तक मारिया बाहर आकर उसके लिए भी नाश्ते की प्लेट लगाने लगी थी। कुछ ही देर में लाली भी बाहर आ गई थी। सिंपल सी ड्रेस में भी वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। लाली जैसे ही आकर बैठी, सैम ने एकदम सीरियस मूड में कहा, आज जब आप सेट पर जाओगी तो ऐसे जाना जैसे कि लोग आपको देखकर पिछली लाली को भूल जाएं। बिल्कुल नए रूप में सबसे मिलना, क्योंकि आज सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं बल्कि मेरी ट्रेनिंग का इम्तिहान भी है। कहकर उसने लाली की तरफ भरोसे भरी नजरों से देखा। लाली उसे गौर से सुनते हुए हामी भरती जा रही थी। सैम ने आगे कहा, इन 15 दिनों में मैंने आपको जो कुछ सिखाया है, आज आपको वहां जाकर वो सब दिखा देना है। आपका लहजा, आपके चलने, बोलने, खाने पीने और हर हरकत में वो क्लास होना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया है और जो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। सैम ने कुछ ठहर कर फिर पूछा, ठीक है ना? लाली ने पलके झपकाते हुए कहा, डोंट वरी सर, आई विल नेवर लेट यू डाउन। कहकर लाली ने सैम के सामने अदब से सिर झुका दिया। लाली को ऐसे अंग्रेजी बोलता देखकर सैम के साथ साथ मारिया भी खुश हो गई। सच तो ये था कि सैम ने जितनी मेहनत उसके पीछे की थी, लाली ने भी उतने ही लगन से सब कुछ सीखा था। शायद किसी आम लड़की के लिए इतनी जल्दी सब कुछ सीखना मुश्किल होता, लेकिन उस बैकग्राउंड से आने के बाद भी लाली का दिमाग गांव की दूसरी लड़कियों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो चीजों को काफी जल्दी सीखती थी और तो और हालात के हिसाब से खुद को ढालना भी उसे खूब आता था। यही वजह थी कि सैम की सिखाई हुई हर बात उसने काफी अच्छे से सीख लिया था। हालांकि उसकी ट्रेनिंग आगे भी जारी रहने वाली थी। फिलहाल के लिए काम आने वाली चीजें सैम ने उसे काफी हद तक सिखा दिया था।
आज उसके लिए सेट पर अच्छे से बिहेव करने और परफॉर्म करने की कड़ी चुनौती थी। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके वो तीनों सेट के लिए निकल गए थे। उधर गांव में नंदराय अम्मा की तबीयत की वजह से लौट तो आया था, मगर यहाँ आकर भी लाली की तरफ से उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा था। पिछले 2 दिनों से अम्मा की तबीयत थोड़ी संभली थी तो वो आसपास आने जाने लगा था, लेकिन वो जहां भी जाता लोग उससे लाली के बारे में जरूर पूछते। लोगों के सामने उसने यही कह रखा था कि लाली अपने मायके गई हुई है, लेकिन उसका ये बहाना आखिर कब तक चल पाता। कहीं से कोई उपाय सूझते न देखकर नंदराय को भोला ठाकुर की याद आई। बस उसी दिन वो भोला के यहाँ जा पहुंचा। भोला ने जैसे ही उसे देखा कुछ तंज भरे लहजे में कहा, अरे नंद, तू शहर से वापस कब आया? ढूंढ लाया छोरी को? नंदराय ने झुंझुलाए हुए लहजे में कहा, कहां भोला, इतने दिन रहा वहां पर, लेकिन वो छोरी तो कहीं मिल ही नहीं रही। फिर अम्मा की बीमारी की वजह से मुझे लौट आना पड़ा। नंदराय ने जानबूझकर लाली के मिलने वाली बात छुपा ली थी। वो भोला को उस पर और हंसने का मौका नहीं देना चाहता था। तब भोला ने कहा, तो अब क्या सोचा है, क्या करना है? यही तो समझ नहीं आ रहा भोला। मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे हाथ लगने वाली है, लेकिन अब यहां क्या क्या करूं? जो मिलता है उसके बारे में जरूर पूछता है। कहने को तो मैंने कह दिया है कि लाली अपने मायके गई है, लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा आखिर? ये बात तो है, भोला ने सोचते हुए कहा। उसकी आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ी हुई थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने एकदम से कहा, एक काम कर, तू उसे मार दे। मार दे? भाई मेरे, उसे मारने के लिए उसका मिलना भी तो जरूरी है। नंदराय के कहने पर भोला ने झुंझुलाते हुए कहा, अरे वैसे मारने को नहीं कह रहा हूं, तू बस ये कह दे कि लाली अपने बापू के साथ शहर गई हुई थी, वहीं से उसका कोई पता नहीं चल रहा था। उसका बापू पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर वापस आ गया था। अभी आज फोन आया है कि पुलिस को उसकी लाश मिली है। फिर यहाँ श्राद्ध वगैरह करवा कर किस्सा ही खत्म कर दे उसका। नंदराय ने भोला की बातों पर गौर करते हुए खुश होकर कहा, ये उपाय सही रहेगा। ये वाला बहाना खूब जम भी रहा है। मैं ऐसा ही करता हूँ, कुछ ही दिनों में श्राद्ध भी करवा दूंगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया भोला, तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। नंदराय भोला के यहां से काफी खुश होकर लौटा और उसने वापस आकर अम्मा को भी सारी प्लानिंग समझा दी। इधर दिव्या पहले से ही सेट पर मौजूद थी। आज वो जान पूछकर खास तौर से लाली की शूटिंग देखने आई थी। कल पार्टी में लाली की वीडियो प्ले होने के बाद वो किसी जख्मी नागिन की तरह बौखलाई हुई थी। दिव्या को बस एक मौके की तलाश थी, जिसके सहारे वो लाली को न सिर्फ नीचा दिखा सके, बल्कि इंडस्ट्री से उसका पत्ता ही साफ कर दे। कुछ ही देर के बाद लाली सैम और मारिया के साथ सेट पर पहुंच चुकी थी। लाली अपनी कार से उतरकर शाह साहब के केबिन की तरफ जाने लगी। रास्ते में जितने भी लोगों ने उसे देखा, सबके सब उसके हाव भाव और चलने के अंदाज को देखकर हैरान रह गए। जूनियर आर्टिस्ट की बातें लाली के कानों में पड़ रही थीं। अरे देखो तो, ये तो वही लड़की लग रही है ना जिसे शाह साहब ने आइटम सॉन्ग के लिए साइन किया है। हाँ, ये तो वही लड़की है, लेकिन कितनी बदली हुई लग रही है ना। लग ही नहीं रहा कि ये वही लड़की है जो हर वक्त शर्माई घबराई हुई सी रहा करती थी। सभी उसी के बारे में चर्चा करने लगे थे। दिव्या भी ये सब अपने कानों से सुन रही थी। उसके सामने लाली की एक बार फिर से ऐसे तारीफ हो रही थी। तभी उसे लाली को जलील करने के लिए अचानक से एक आइडिया आया। उसने एकदम से उसे सुनाते हुए मेघा से कहा, आज की शूटिंग में तो शाह साहब को खास ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं अपनी जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड को संभालने के लिए आज किसी को फिर से सूर्या को मेकअप रूम में बुलाना न पड़ जाए। कहते हुए उसने एक हल्का सा ठहाका लगाया, जिसमें वहां मौजूद बाकी लोगों की हंसी भी शामिल थी। ये बात लाली ने भी सुनी। अगर ये सब 15 दिन पहले वाली लाली ने सुना होता तो वो खामोश होकर बस रो देती, मगर अब जो लाली सबके सामने थी वो काफी हद तक बदल चुकी थी। इसलिए उसने जाते जाते एकदम से पलटकर दिव्या की आंखों में गौर से देखते हुए कहा, यूं तो उस दिन सूर्या ने खुद ही बदतमीजी की थी, जैसा वो
पहले दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ भी करता रहा है। लेकिन मेरे एटीट्यूड को संभालने की फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि इन 15 दिनों में मैं यही तो सीख रही थी कि एटीट्यूड दिखाना कैसे है और उसे संभालना कैसे है। कहकर वो मुस्कुराती हुई वापस मुड़ी और आगे बढ़ गई। लेकिन उसका जवाब सुनकर दिव्या ने साथ खड़ी मेघा से कहा, चींटी के जब पर निकल आए ना मेघा, तो उसे आग के हवाले कर ही देना चाहिए, ताकि जान के साथ साथ उसकी अकल भी ठिकाने लग जाए। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जबकि उसके साथ चलती मारिया ने जब उसका जवाब सुना तो एकदम से उससे इम्प्रेस होती हुई बोली, वाह मैम, आपने तो क्या सॉलिड जवाब देकर उसे एकदम चुप ही करा दिया। सैम की ट्रेनिंग का तो जवाब ही नहीं। लाली ने एक नजर उसे झूठ मूठ की नाराजगी से देखा और बोली, मतलब इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं ना, ये क्रेडिट भी सैम के खाते में ही जाएगा। जबकि लाली किसी ट्रेंड मॉडल की तरह चली जा रही थी। पेंसिल हील्स पहने कैटवॉक वाले अंदाज में चलती हुई वो शाह साहब के केबिन तक आ चुकी थी। केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। शाह साहब ने जैसे ही उसे आते हुए देखा, एकदम से चौंक से गए। वो उसे काफी दिनों बाद देख रहे थे और इतने दिनों में उन्हें जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो लाली के चेहरे पर छाया हुआ कॉन्फिडेंस था। वो काफी खुशदिली से उससे मिले और उसे कॉस्ट्यूम वगैरह के साथ रेडी होने के लिए रोजी के साथ भेज दिया। कुछ ही देर में लाली से लेकर सेट तक सभी रेडी हो चुके थे। वो एक तालाब के किनारे का सीन था, जहां लाली को एक गोल्डन स्टोन्स जड़ी गहरे गले वाली चोली पहनकर डांस करना था। उसकी गुलाबी नाजुक कमर पर बंधा इंद्रधनुष के रंगों वाला लहंगा उसे काफी सेक्सी लुक दे रहा था। म्यूजिक स्टार्ट होने के बाद रवि उसे डांस के स्टेप्स सिखाने लगा था। कुछ ही देर में लाली ने वो स्टेप्स कैच कर लिए थे। तब रवि ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, गुड वर्क। अब हम बाकी डांसर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। कैमरा भी रोलिंग रहेगा, ताकि अगर अच्छे शॉट्स पकड़ में आ जाएं तो हम उन्हें शूट कर सकें। कहकर उसने माइक पर आवाज देकर बाकी डांसर्स को भी बुला लिया। कुछ ही देर में 8-10 लड़के सेट पर मौजूद थे। लाली ने जैसे ही उन्हें देखा, चौंक सी गई। वो सबके सब सिर्फ धोती में थे। उनकी खुली हुई छाती पर नजर पड़ते ही लाली ने जल्दी से अपनी नजरें नीची कर ली थीं। उसने काफी मुश्किल से खुद को संभालते हुए समझाया, तुझे ऐसे घबराने की जरूरत क्या है लाली? ये लोग अपना डांस करेंगे और तुझे अपना डांस करना है। अब इतना सा तो करना पड़ेगा, वरना फिल्मों में देखा नहीं क्या क्या दिखाते हैं। उसने ये सब सोचते हुए खुद को तसल्ली दी और अपनी पोजीशन लेकर खड़ी हो गई। म्यूजिक एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका था। अभी गाने की 2 ही लाइन गुजरी थी कि तीसरी लाइन शुरू होते ही 2 लड़के उसके आजू बाजू आ बैठे। फिर उससे अगली लाइन में उन्होंने उसकी कमर पर अपने होंठ सटा दिए। और यही वो पल था कि लाली चौंकती हुई सहमकर पीछे हटते हुए चीख कर बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? उसे ऐसे बिहेव करते देखकर शाह साहब ने म्यूजिक बंद करने का इशारा किया और उसके पास आकर बोले, क्या हुआ? क्या तकलीफ है तुम्हें? लाली ने हिरनी सी आंखों में दुनिया जहान का डर समेटे हुए कहा, ये लोग इस तरह से। तब तक शाह साहब उसे अपने साथ लिए एक कोने में आकर बोले, इस तरह से किस तरह से मिस लाली? आइटम सॉन्ग में यही सब तो होता है। तुम्हें नहीं पता कि फिल्मों में इस तरह के गाने जब फिल्माए जाते हैं तो वो ऐसे ही शूट किए जाते हैं। और वैसे भी एक कलाकार का काम होता है किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। फिर ये अगर मगर क्यों? लाली को ऐसे परेशान देखकर सैम ने शाह साहब से आकर कहा, मैं समझाता हूं सर, 2 मिनट बस, आप जाकर बैठिए ना। शाह साहब ने गहरी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिलाया और वहां से वापस अपनी चेयर पर आ बैठे। इधर तब तक सैम ने लाली को समझा बुझाकर बाकी डांसर्स के साथ परफॉर्म करने के लिए राजी तो कर लिया था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी लाली से एक भी टेक अच्छे से नहीं हो पा रहा था। लाली का इतना खराब परफॉर्मेंस देखकर जहां दिव्या मेघा के साथ काफी खुश हो रही थी, वहीं शाह साहब काफी टेंशन में आ गए थे। क्या इस लड़की के लिए इतनी बड़ी डील साइन करना मुझे महंगा पड़ने वाला है? कहीं ऐसा ना हो कि पाहुजा को इतने पैसे चुकाने के बाद
मैं लाली के सही दाम भी ना निकलवा पाऊं।